हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी के चैप्टर 2 माय एल्डर ब्रदर की एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक्ड टू डू। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुन्ना को करना पसंद थी। तो हम लिखेंगे मुन्ना लाइक्ड टू प्ले गेम्स एंड फ्लाई काइट्स। कि जो मुन्ना है उसे खेल खेलना पसंद है और पतंग उड़ाना भी बहुत पसंद है। ही ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ, और उसको ड्राइंग करना भी पसंद है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वॉट डिड भैया डू ऑल डे। पूरे दिन भैया क्या करते थे। अब मैं यहाँ सेकंड का आंसर ऊपर लिख रही हूँ, आप क्या लिखेंगे, भैया क्या करते थे लेसन में। भैया पूरे दिन पढ़ते थे, तो हमने लिखा भैया स्टडीड ऑल डे। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ चीज़ें करते थे। वो क्या करते थे, समटाइम्स ही रीड बुक्स एंड समटाइम्स ही wrote the same word and sentences several times in order to learn them। कभी वो किताबों को पढ़ते, कभी वो कुछ सेंटेंस हैं उन्हें बार बार लिखते, कुछ वर्ड्स हैं उन्हें बार बार लिखते ताकि उन्हें वो वर्ड्स क्या हो जाएं, याद हो जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, why was Munna not happy with the timetable that भैया made for him। मुन्ना उस टाइम टेबल से क्यों खुश नहीं था जो उसके भैया ने उसके लिए बनाया था। It was because मुन्ना loved to play, क्योंकि जो मुन्ना था उसे खेलना बहुत पसंद था। But there was no scope for it in the timetable, पर टाइम टेबल में उसके भैया ने कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी ही खेलने की। सारा का सारा टाइम किसके लिए रखा हुआ था, पढ़ाई के लिए रखा हुआ था। तो इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब आप इसके आगे क्वेश्चन देखो, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम। वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम। अब मैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखती हूँ कि मुन्ना को कैसा फील होता था जब उसके भैया उसके साथ इतनी सख्ती दिखाते थे, उसको कुछ हर चीज़ करने से रोकते टोकते थे। तो ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, मतलब वो निराश हो जाता था कि भैया ऐसे क्यों करते हैं। पर भैया स्ट्रिक्ट क्यों थे, भैया वॉज स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज ही वॉज प्लेफुल बाय नेचर। भैया स्ट्रिक्ट इसलिए थे क्योंकि मुन्ना हमेशा क्या करता था, खेलता रहता था। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, भैया वॉज सो स्ट्रिक्ट विद मुन्ना एज मुन्ना वॉज प्लेफुल, कि वो खेलता रहता था, एंड यूज टू इग्नोर स्टडीज, और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नास और भैयास, और वाई। तो आपको किसका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप वो लिख सकते हैं, मुझे यहाँ पे भैया का कैरेक्टर अच्छा लगता है। क्यों, एज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड एट द सेम टाइम क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल भी है और उसके साथ साथ क्या थे वो, उन्होंने एक ट्रेड बताया था, पंचुअल भी थे। ठीक है, पंचुअल, ये दोनों उनके कैरेक्टरिस्टिक में थे, जो कि बहुत अच्छी बात थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल। क्या आपका स्कूल में कोई टाइम टेबल है। अब आपको बताना है अगर है तो आपके इंग्लिश के कितने पीरियड्स लगते हैं, एक हफ्ते में कितने, 1 वीक में कितने पीरियड्स लगते हैं। जैसे इंग्लिश के 6 पीरियड्स मान लो, हिंदी आप 5 बार पढ़ते होंगे हफ्ते में, मैथ 5 टाइम्स, साइंस 4 टाइम्स, सोशल साइंस 4 टाइम्स, गेम्स 2 टाइम, आर्ट 2 टाइम, क्राफ्ट 1 टाइम, म्यूज़िक 1 और डांस 1। और इसके अगर कोई और एक्टिविटी होती है आपके स्कूल में, या आप अपनी मर्ज़ी से आपको खुद भरना है। अब आपको अपने लिए क्या बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपने पढ़ाई लिखनी है कि आप कब पढ़ते हैं या आप कब खेलते हैं। जैसे आप ये मान लो
अब 7 से 1 PM तक तो 7 AM से 1 PM तक तो आप स्कूल में रहते होंगे, आपने यहाँ स्कूल लिखा, ठीक है। 1 PM टू 2 PM आपने यहाँ पे क्या लिखा, लंच लिखा, ठीक है। फिर 2 PM टू 3 PM आपने क्या किया, रेस्ट किया। फिर उसके बाद 3 PM टू 5 PM आपने क्या किया, स्टडी की, घर पे पढ़े आप खुद से। 5 PM टू 7 PM आपने क्या खेला, आप खेलने गए, तो ये आपका प्ले टाइम हो गया। फिर आपने 7 बजे से 8 बजे तक क्या किया, आपने फिर से पढ़ाई करी। 8 बजे आपने क्या किया, फिर आपने 8 से 9 डिनर किया, ठीक है, डिनर लिखा। और फिर आप 9 बजे क्या चलने गए, सोने चले गए, रेस्ट करने चले गए। तो इस तरीके से आपने अपना टाइम टेबल लिखना है। इसके अलावा आपके टाइम टेबल में कुछ भी आप उसे भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। द फॉर्मेट ऑफ लेटर इज गिवन टू यू। लेटर मतलब खत, किस तरीके से एक लेटर लिखा जाता है यहाँ पे आपको लिख के दे रखा है। लेटर्स टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। जब आप किसी अपने को कोई लेटर लिखते हो तो आप इस तरीके से लिखते हो जैसे आप उनसे बात कर रहे हो ना, सेम उसी तरीके से लिखते हो। जैसे यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है, जैसे कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता, ये राइटर्स का एड्रेस है, जिसने लेटर लिखा है उनका एड्रेस। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट लिखी है, फिर यहाँ पे ग्रीटिंग्स लिखी है माय डियर माँ। अब उसके बाद क्या लिखा है, दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन, ये मेरा पहला खत है आपको छुट्टियों के बाद। वी स्टार्टेड आवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल, आई हैव सेटल्ड इन वेल। हमारी जो क्लासेस थी, जिस दिन मैं हॉस्टल पहुंचा उसके अगले दिन ही स्टार्ट हो गई, और अब मैं क्या हो गया हूँ, यहाँ पे सेटल हो गया हूँ। ये आपका लेटर का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखो क्या लिखा है, वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पॉटरी, कि हमारे पास एक नया टीचर आए हैं जो हमें क्ले से काम करना सिखाते हैं। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद क्ले, वो हमें सिखाती हैं कि किस तरीके से फल और सब्जियों को हम बना सकते हैं, किसकी मदद से, चिकनी मिट्टी की मदद से। वी देन पेंट देम, हम उसके बाद उन्हें पेंट करते हैं। दे लुक सो रियल, वो कितनी नई लगती हैं। वी हैव, कितनी असली लगती हैं। वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रिसाइटेशन कमिंग अप इन ऑगस्ट, अगस्त में हमारा एक कॉम्पिटिशन आने वाला है पोएम का। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, मैं उसको लेके बहुत एक्साइटमेंट में हूँ। इट इज़ अ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विद आवर टीचर, जो पोएम है बहुत लंबी है पर हम सब मिलके अपनी टीचर के साथ उसे याद करते हैं। इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वापस स्कूल में आके अपने दोस्तों और अपने टीचर्स के साथ। आई रिमेंबर यू एंड बाबा अलॉट, मुझे आपकी और पापा की बहुत याद आती है। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, दादा दादी को मेरा प्यार देना। फिर यहाँ पे ये आपने क्या लिखा, एंडिंग लिखी। डू राइट बैक सून, जल्द ही वापस हमें क्या करना, जवाब देना। योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा प्रताप। तो यहाँ पे क्या है, राइटर्स एड्रेस, जिसने एड्रेस लिखा, ये आपकी डेट हो गई, ये ग्रीटिंग हो गई, ये इंट्रोडक्शन हुआ, फिर ये बॉडी हुई, फिर आपने लेटर एंड किया, इसको एंडिंग बोलते हैं, लास्ट में क्लोजिंग हो गई। अब इसके आगे देखो, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें करना है। हु हैज़ रिटन द लेटर, जो ऊपर लेटर है वो किसने लिखा था, तो ये लेटर प्रताप ने लिखा था। टू whom हैज़ द लेटर बी रिटन, किसको लिखा था लेटर, उसने अपनी मदर को लिखा था। वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर, जो इसने लेटर लिखा है वो कहाँ पे है, वो भी हॉस्टल में है, तो हम यहाँ हॉस्टल लिखेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, नेम क्या था, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, उसका एड्रेस लिखा रहता है जो लेटर लिखता है, तो कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल उसका जगह का नाम है। ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन, ये लेटर किस दिन लिखा हुआ था, 10 जुलाई 2000 को। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें जो कही गई है वो कही गई है कि आपने भी एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड्स को सेम पैटर्न पे। ये मैंने एक लेटर लिख के रखा है, आप इसको देखो। विजन गर्ल्स हॉस्टल आदर्श नगर न्यू दिल्ली, ये हमारे लिखने वाले का एड्रेस हो गया। 28 अगस्त 2023 ये डेट हो गई। माय डियर नेहा, मेरी प्रिय नेहा, हाउ आर यू, तुम कैसी हो। आई एम फाइन एंड प्रे फॉर योर्स वेल बींग, मैं ठीक हूँ और तुम्हारी खैर
आरोग्यत के लिए प्रे करती हूँ भगवान से। लास्ट वीक आई वॉज वेरी बिजी विद द पोस्टर कॉम्पिटिशन। पिछले हफ्ते में बहुत बिजी थी पोस्टर कॉम्पिटिशन के साथ। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ 76th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, कि हमारा जो देश को आज़ादी मिली थी उसकी 76th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए वो बनाया गया था। द स्टूडेंट ऑफ 5 to 8 टुक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। 5th से लेके 8th क्लास तक के बच्चों ने इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था। They all praised the achievement of India during the period ranging from 1947 to 2023. उन सब ने, जितनी भी इंडिया ने महारत हासिल की है 1947 से लेकर 2023 तक, उस सब के बारे में बातें की, उनकी बहुत प्रेज़ किया उन सबको। I also made a fine poster on freedom struggle and the sacrifice made by freedom fighters. मैंने भी एक पोस्टर बनाया, किसके ऊपर? जो हमारी स्वतंत्रता क्रांति थी उसके ऊपर, और जो भी बलिदान हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिया उनके ऊपर। दैट वॉज अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए वो बहुत अच्छा दिन था। वी इन्जॉयड अ लॉट, हमने बहुत मज़े किए। रेस्ट इज़ ओके, बाकी सब ठीक है। प्लीज़ डू राइट बैक सून, जल्द ही दोबारा से लिखना। योर लविंग फ्रेंड स्नेहा, तुम्हारी प्रिय मित्र स्नेहा। तो इस तरीके से हमने भी क्या कर दिया, हमने भी अपना पूरा लेटर लिख दिया। अब इसके आगे देखें हम, लेट्स सी। यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है। कॉम्प्रीहेंशन क्या है कि आपको एक स्टोरी दी जाती है, आपको वो पढ़नी होती है, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। जैसे ओलिवर वॉज अ 9-year-old बॉय। ओलिवर 9 साल का लड़का है। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज़ इन एन ऑर्फनेज। वो बाकी के उन बच्चों के साथ रहता है जिनका कोई घर नहीं है, अनाथ आश्रम में रहता है। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय। ही वॉज पेल एंड थिक एज वर द अदर बॉयज़ लिविंग देयर। जैसे वहाँ के सारे लड़के हैं पतले से, इतने ज़्यादा अच्छे नरिश्ड नहीं है, वैसे ही वो है। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट। ये इसलिए है क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत करवाते हैं और वो इतने खाने को उन्हें नहीं मिलता। The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was a cruel man and he ill-treated the boys. जो उस अनाथाश्रम का मालिक है, जिसका नाम मिस्टर बम्बल है, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, बहुत ही क्रूअल इंसान है। क्रूअल इंसान बोलते हैं जो इंसान ना बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रूअल, ठीक है, जिनके दिल में कोई इमोशंस नहीं होते। और वो बच्चों को, लड़कों को बिल्कुल अच्छे से नहीं रखता। द बॉयज़ आर ऑलवेज हंग्री। जो लड़के हैं वो हमेशा भूखे रहते हैं। It was true that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of watery soup. ये सच है कि उन लड़कों को 3 टाइम खाना मिलता है, पर जो हर मील में एक कटोरी का पानी जैसा उन्हें कुछ दे देते हैं दाल के रूप में। They were almost starving. वो लगभग बच्चे भूखे हैं। So it was decided by them to ask the master for more soup. तो उन सारे बच्चों ने फैसला लिया कि हम जो मास्टर है उससे और सूप मांगेंगे। बट हु वुड बेल द कैट? फाइनली टास्क फेल टू ओलिवर। अब बेल द कैट का मतलब क्या होगा कि कौन ये काम करेगा? फाइनली ये काम ओलिवर को कहा कि तुम जाओगे और मास्टर से और सूप मांगो। When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. सारे के सारे लड़के इकट्ठा हुए वो कोल्ड स्टोन के हॉल में शाम के खाने के लिए, और सूप को सर्व करवाया गया। इट सून डिसअपियर्ड। जल्दी जो था वो ख़त्म हो गया सूप। द बॉयज़ विस्पर टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटिल। जिससे सारे के सारे लड़के आपस में खुसपसाने लगे और एक लड़के ने क्या किया, ओलिवर को थोड़ा सा धक्का दिया। ओलिवर, मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, स्टूड अप, walked up to the master with his bowl and spoon in his hand and said tremblingly, "Please sir, I want some more." अब ओलिवर था वो डरते डरते जैसे तैसे हिम्मत जुटा के गया सामने, और उसने अपना बाउल सामने रखा और लड़खड़ाते हुए बोला कि सर मुझे क्या चाहिए, थोड़ा और सूप चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज? जो ओलिवर था वो अनाथ आश्रम में क्यों रहता था? तो क्यों लिखा रहता था? क्योंकि उसका खुद का कोई घर नहीं था। तो आप आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज ही हैड नो होम।
नेक्स्ट लिखो, हु वॉज मिस्टर बम्बल? मिस्टर बम्बल कौन थे? ही वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज। वो जो अनाथ आश्रम था उसके क्या थे? मालिक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वॉट मील्स वर द बॉयज गिवन? लड़कों को खाने के लिए क्या दिया जाता था? वॉटरी सूप, जैसे पानी जैसा सूप, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना पानी जैसी दाल, उसी तरीके का। वॉट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल? ओलिवर ने मिस्टर बम्बल को क्या कहा था? तो हमने आखिरी में क्या लिखा था? प्लीज सर आई वॉन्टेड सम मोर सूप, ठीक है, आई वॉन्टेड सम मोर सूप, कि मुझे थोड़ा सा और क्या चाहिए? सूप चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बॉयज वर गिवन 3 मील्स अ डे, देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री? लड़कों को दिन में 3 टाइम खाना दिया जाता था, उसके बाद भी वो भूखे थे। क्यों भूखे थे? बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, कि जो उनको सूप दिया जाता था वो कभी उनके लिए पूरा नहीं पड़ता था। या फिर बिकॉज दे वर्कड वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि वो पूरे दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रैंक अप देयर सूप, जो बूढ़े लड़के होते थे वो उसका सूप पी जाते थे। तो उसका आंसर क्या होगा? बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, कि जो उन्हें सूप मिलता था वो उनके लिए कभी भी पूरा नहीं पड़ता था। अब इसके आगे देखते हैं हम, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज वेरी हंग्री। पैसेज में से हमें वो वर्ड देखना है जिसका मतलब वेरी हंग्री, यानी बहुत भूखा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड बोलते हैं स्टारविंग। अब नेक्स्ट देखो, टू वैनिश मतलब गायब हो जाना, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है पैराग्राफ में? डिसअपियर्ड। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल। हेयर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स, असेंबल्ड का आपको मतलब बताना है। मूव्ड अवे मतलब होता है दूर हट जाना, कलेक्टेड का मतलब होता है इकट्ठा होना, और वर्क टुगेदर का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। तो असेंबल्ड का मीनिंग क्या होता है? कलेक्टेड, इकट्ठा होना। फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 लेटर। जो असेंबल वर्ड है उसके लास्ट 2 लेटर्स हटा दो, मतलब ईडी हटा दो। एड 1 लेटर टू मेक अ वर्ड विच मीन्स अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्स। अब आपको कुछ ऐसा इसमें जोड़ना है कि क्या हो जाए ये वर्ड, ऐसा वर्ड बन जाए जिसका मतलब ये होता है वो समय जब पूरा का पूरा स्कूल एक साथ इकट्ठा होकर मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? असेंबली। गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, ठीक है, कि एक ये जो आपको अपने कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाए इसका कोई एक नाम दो, इसको अगर कोई नाम देना हो इस कहानी को तो आप क्या दोगे? तो आप लिखोगे ओलिवर इन ऑर्फनेज। ओलिवर कहाँ पे? अनाथालय में। अब नेक्स्ट देखो, टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और गेन नॉलेज। लर्न का मतलब होता है कोई चीज़ सीखना या नॉलेज गेन करना। टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन। टीच का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ समझाना। लर्न का मतलब क्या हो गया? खुद कोई चीज़ समझना। और टीच का मतलब क्या हो गया? किसी को कोई चीज़ समझाना। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे लर्न दिया है, लर्न्स दिया है, लर्नड दिया है, हैज़ लर्नड दिया है, टीच, टीचेस, टॉट, हैज़ टॉट दिया है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, या अलग अलग फॉर्म है लर्न और टीच की, हमें इन सेंटेंसेस में इन्हें फिल करना है। विल यू डैश मी टेस्ट चेस, तो इसमें क्या लिखोगे? विल यू टीच मी चेस। ये सब टेंसेस हैं, ठीक है, इसकी अलग से ग्रामर की क्लास लेंगे, बट अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन समझाती हूँ। विल यू टीच मी चेस, क्या तुम मुझे चेस खेलना सिखाओगे? मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8th, कि जो मिस्टर शर्मा है वो 8th क्लास को पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी, यहाँ पे क्या होगा? लर्न, कि इन्होंने सीख लिया है किसके बारे में? रोड सेफ्टी के बारे में। माई सिस्टर हैज़ डैश मी हाउ टू राइड अ हॉर्स, माई सिस्टर हैज़ टॉट मी, मेरी जो बहन है उसने मुझे क्या सिखा दिया है कि किस तरीके से घोड़े को चलाना है। आई हैव डैश सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया, आई हैव लर्नड, कि मैंने कुछ क्या सीख लिया है? कुछ कस्टम सीख लिए हैं इंडिया की। आई डैश हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 years ओल्ड, आई लर्नड, मैंने क्या सीख लिया कि किस तरीके से साइकिल चलाते हैं, कब सीख लिया? जब मैं सिर्फ 4 साल का
था। अब देखो आप आगे, यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है और आपने ये पैराग्राफ को लिखना है। जैसे ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, वर आएगा या वॉज आएगा? वर आएगा। क्यों वर आएगा? वर आता है प्लूरल के लिए, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ये क्या है, प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा है। ठीक है, गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस, कि 5th क्लास के सारे बच्चे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने इकट्ठा होते हैं। फिर क्या आएगा, दे वर, वॉज नहीं आएगा, फिर दे आ रहा है, यहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही है। वर गोइंग फॉर इंटर स्कूल रेस, द बस अराइव्ड, बस आ गई, एंड दे dash for the stadium, they left for the stadium. The runners were taken to the starting point, आपके जो runners हैं उसको कहाँ ले गए, starting point पे ले गए। The runners took their positions, जो runners हैं उन्होंने अपनी positions ले ली। Sir blew the whistle, जो सर हैं उन्होंने सीटी बजाई। One student of our school रैन फास्ट, वो बहुत तेज़ भागा एक बच्चा हमारे स्कूल का। एंड केम फर्स्ट, और वो क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। एवरी वन डिड देयर बेस्ट एंड आर स्कूल वन द ट्रॉफी, हमारा स्कूल ट्रॉफी जीत गया। एवरी वन फेल्ट जॉयस, हर किसी को बहुत खुशी महसूस हुई। ठीक है, अब आगे देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भैया हैज़ बीन स्टडिंग in the same class for 2 years for a period of time, कि जो भैया है वो पढ़ रहे थे एक ही क्लास में 2 साल से। मुन्ना was flying kites since morning, अब यहाँ पे हैज़ बीन स्टडिंग किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 साल से ये काम चल रहा है, 2 साल से ये काम चल रहा है, इसलिए हैज़ बीन स्टडिंग लगा दिया। सिंस क्या हुआ, फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, मतलब हैज़ बीन स्टडिंग का मतलब क्या हुआ, वो काम अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, अभी वो पीरियड ऑफ टाइम की बात में, मतलब तब से अभी तक। सिंस का मतलब हुआ कि उस टाइम से लेके आज तक। ठीक है, अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस। अब हमें क्या लिखाना है, फॉर यूज़ करना है या फिर सिंस लिखाना है। तो देखो यहाँ पे क्या था, फॉर का मतलब क्या था, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस आई वॉज अ बेबी, मैं इस घर में तब से रह रहा हूँ जब से मैं बच्चा था। This big jar has been in our family for many years, ये जो बड़ा सा बरनी है ये हमारे घर में बहुत सालों से है। The old banyan tree in the village has been there for last 200 years, मतलब ये अभी तक है। Nobody has seen him since yesterday, कल से उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। अब ये देखो, choose a story that you like, एक ऐसी कहानी पसंद करो जो तुम्हें पसंद हो। इन अ ग्रुप ऑफ 4 राइट डाउन डायलॉग्स फॉर द स्टोरी एंड मेक इट इनटू अ शॉर्ट प्ले, यू मे देन प्रेजेंट इट इन द क्लास। जो भी आपको कहानी पसंद आती है उसको एक प्ले बनाओ, उसका एक नाटक बनाओ और उसको क्लास में पेश करके दिखाओ। तो इसके साथ क्या होता है, हमारी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। आपको ये रिवाइज़ करना है, एक आपको ये लेटर राइटिंग रिवाइज़ करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्प्रीहेंशन करना सीखना है, और ये कुछ वर्ड्स हैं इन्हें सीखना है। ये मेनली ग्रामर का पोर्शन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।